उत्तराखंड विधानसभा में जब से यूसीसी का बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तब से पूरे देश में यूसीसी पे चर्चा हो रही है और बहुत सारे लोग यूसीसी को समझते भी नहीं हैं और इस पे लगता है कि बहुत सारी भ्रामक जानकारियां भी फैलाई जा रही हैं। तो आज जो कि इतना ज्वलंत विषय है आज पूरे देश भर में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, तो इस विषय पे आज यूसीसी और उससे संबंधित सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। मैं हूं संघर्ष पांडे, अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर में प्रैक्टिस करता हूं और मेरे साथ हैं श्री रोहित शर्मा जी जो कि हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रोहित जी, क्या लगता है आपको कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आज देश भर में चर्चा हो रही है, तो इसकी क्या आवश्यकता है आज की देश में? और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामान्य भाषा में जो कि आम जन समझ सके, तो सामान्य भाषा में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? देखिए संघर्ष जी, जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय है और आज हम जिस चर्चा को कर रहे हैं, आज हमारे समाज में जब उत्तराखंड में कानून आया तो पूरे जनमानस ने इसकी चर्चा प्रारंभ कर दी कि क्या ये कोई नया कानून आ गया है, क्या ये पूर्व से था या इसकी आज आवश्यकता आन पड़ी है या नहीं पड़ी है। संघर्ष, जैसे आप स्वयं अधिवक्ता हैं तो आपको इस बात की भली भांति जानकारी है कि जब भारत में नवीन युग जब प्रारंभ हुआ और जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी, वहाँ पर जब हमने अपना संविधान बनाया, उस संविधान में हमने विशेष रूप से अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 रखा, जिसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देशवासियों के लिए एक कानून बनाया जाएगा, इस प्रकार की अवधारणा की। तो ये पहले से हमारे पास संविधान में इसके प्रावधान उपलब्ध है। रही बात कि क्या उसकी आवश्यकता आज पड़ गई है, इसके क्या महत्व है, आवश्यकता इसलिए आन पड़ी है कि हमने इन 70 सालों के विकास में हमने देखा कि जहां तक हमारा समाज है वो एकीकृत होना चाहिए, उसमें भारतीयता की भावना होनी चाहिए और विसंगतियां दूर होनी चाहिए। तो पूरे समाज में हम सब एक दूसरे से बराबर हों, तो जब बराबर कानून के दायरे में सबके लिए समान व्यक्ति हैं, तो जब व्यक्ति समान हैं तो कानून भी एक समान लागू होना चाहिए। उस बात को भली भांति जब उसे उकेरा गया, जब उसके बारे में विचार किया गया, तो उत्तराखंड ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अंजना देसाई की अध्यक्षता में, ऑनरेबल जस्टिस के अध्यक्षता में कमेटी गठित की। उन कमेटी ने विभिन्न अपनी सलाह दी और उन सलाह को आधारभूत मानते हुए उन्होंने जिस कानून की रूपरेखा बनाई वो यूसीसी आज लागू है। ये बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही अच्छा कदम है, जहां पर भारत एक ऐसे दिशा में जाएगा जहां पर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना सबके बीच में इन कानून के आने से आएगी। मेरा ऐसा समझ है। ये तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, आप यह कहना चाह रहे हैं कि जो कि भारत देश क्योंकि एक देश है, एक आइडेंटिटी है, सो व्हाई शुड देयर बी सम डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन्स हु आर लिविंग इन दिस कंट्री? अगर भारत एक देश है, एक राष्ट्र है, तो जो कानून है वो भी सभी के लिए समान होने चाहिए, सभी पे एक ही समान कानून लागू हो, और ये देश की यूनिटी और देश के इंटीग्रेशन के लिए भी अच्छा है, आपका ये कहना है। तो देयर शुड बी नो discrimination, no difference in the treatment of persons as far as their civil rights are concerned. तो जहां तक मेरी समझ है रोहित जी, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये मेनली सिविल जो लॉज हैं, जैसे कि मैरिज है, विवाह बोलते हैं, मैरिज के बाद डिवोर्स है, तलाक, अडॉप्शन है, मेंटेनेंस है, आपका सक्सेशन है, जो प्रॉपर्टी जो संबंधित जो हमारा जो प्रॉपर्टी उत्तराधिकार का हस्तांतरण होता है, वो सब ये जो 5 विषय हैं मेनली, इन 5 विषयों पे ये लागू होता है। जैसा कि हिंदू हैं उनमें वो फेरे होते हैं, अग्नि के जो फेरे होते हैं, मुस्लिमों में निकाह होता है, क्रिश्चियंस में चर्चेस में शादी होती है, और पारसीज के एक अलग तरीके हैं। अपने जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जो जनजाति हैं,
उनके कुछ अलग कस्टम्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनका ये जो यूनिकनेस है कि जिस तरीके से ये विवाह करते हैं, क्या इसको ये प्रभावित करेगा? देखिए, जहाँ तक विषय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस दायरे में काम करेगा या इसका असर मूलतः जन सामान्य के जीवन में किन विषयों पर पड़ेगा, तो संघर्ष जी, भारत के संविधान ने एक बहुत ही बैलेंसिंग विधानों को संजोया है। हम अनुच्छेद 13 की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अनुच्छेद 13 जब विधि की बात करता है तो हमारे कस्टम, हमारे रिचुअल और अनन्य कालों से जो रीति चलती आई हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। इसी भांति हम अनुच्छेद 25-28 की बात करते हैं तो हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता को भी हम प्रोटेक्शन देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब यूसीसी आएगा, आज हमारे समक्ष वो ड्राफ्ट नहीं है, अगर पूरे देश में जो यूसीसी आएगा उसका क्या ड्राफ्ट है, बट कॉमनली एक लॉ स्टूडेंट के रूप में, एक लॉयर के रूप में अगर हम सोचे तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी व्यक्ति के धार्मिक जो उनकी स्वतंत्रता है उस पर कुठाराघात करने का उद्देश्य नहीं है। वो मूलतः यह विषय है कि जैसे एक बालिका है, एक बालिका का स्वास्थ्य पैरामाउंट है, सो समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विषय है तो उस बालिका का जो विवाह का जो उम्र है वो क्या होना चाहिए। तो हम सबने बताया कि भाई 18 वर्ष की जब बालिका होती है, उससे ऊपर जब वो उम्र होगी तो वो अपनी सूझबूझ, अपनी बायोलॉजिकल बेनिफिट्स को देख सकेगी। अगर किसी धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी समाज में हो, किस प्रकार से विवाह होगा उसकी उनको स्वतंत्रता है। बट जब ये बात आएगी स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, उसमें एक समानता होनी चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट्स है, प्रत्येक जो धर्म के अनुरूप उसको ट्रांसफर होने से बहुत सारे डिस्प्यूट्स आपस में आज समाज में, उस तरीके से हम समाज में जिस जमाने में कोई एक राजा होता था और उस राजा की जो धर्म होता था उसके अनुरूप सबका एक ही धर्म होता था, तब उसको पालन होना आसान था। आज हम विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं और भारत तो एक ऐसी भूमि रही है जहां विभिन्न धर्म आकर के अपना प्रश्रय पाए हैं। तो यहाँ पर हम धर्मों को विभक्त नहीं करने वाले। हम मूलतः हमारी जो चेष्टा है और हमारी जो आकांक्षा है यूसीसी से वो ये है कि एक समान नियम हो, जहाँ पे बच्चों की शिक्षा समान हो, जहाँ बच्चों के अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो एक दूसरे से डिस्प्यूट्स कैसे कम हो। ये नहीं कि आपने किस प्रकार से विवाह किया। हाँ, बहुसंख्यक विवाह है वो जरूर रुकना चाहिए। किसी भी धर्म में उस जमाने में, उस कालखंड की परिस्थितियों में वो आवश्यकता रही होगी, आज नहीं है। आज मोनोगैमी है, मोनोगैमस विवाह की पद्धति होनी चाहिए। तो पॉलीगैमी को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जैसे निकाह का शब्द आया तो हिंदुओं के भी बारे में रिफॉर्म हुए हैं, मुस्लिम के भी बारे में रिफॉर्म हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कालखंडों में उसे किया है। ये धर्म के उल्लंघन नहीं है, बल्कि धर्म के जो मूल उद्देश्य हैं कि मानव और मानव के बीच में एक समानता होनी चाहिए, उस उद्देश्य को पूरा करने का कानून। नहीं, तो मैं जहां तक समझ सकता हूं, आपका कहना है कि ये जो तरीके हैं विवाह करने के और इनके जो कस्टम्स फॉलो करने के, रिचुअल्स फॉलो करने के, वहां तक ये अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जहां तक कुछ ये गंभीर विषय हैं, जैसे महिलाओं का स्वास्थ्य, जैसे कि उनकी उम्र का निर्धारण, तो 18 वर्ष से कम उम्र की महिला का विवाह करना उसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है और हमारे कानून में भी अलाउड नहीं है। तो ये सभी के लिए एक समान उम्र निर्धारित हो जाएगी, सभी महिलाओं के लिए, कि 18 उम्र से नीचे महिलाओं का विवाह ना हो। उनके बच्चों का जो संपत्ति पे अधिकार है, महिलाओं का जो संपत्ति पे अधिकार है, वो पूरे देश में बिना किसी धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किए बिना वो समान रूप से लागू होंगे। आर्टिकल 15 भी हमारे जो संविधान का कहता है कि दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो देखा जाए तो ये हमारे संविधान के अनुकूल भी होगा। और जैसा कि आर्टिकल 44 धारा अनुच्छेद 44 संविधान के, उसमें कहा गया है that the state shall endeavor to secure to its citizens a uniform civil code। जी। तो देखा जाए तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है, लेकिन जो वर्ड यूज है इस धारा अनुच्छेद 44 में वो है दैट स्टेट शैल, जो वर्ड शैल यूज है, तो इस कहीं ना कहीं ये मैंडेटरी जो दिखाता है इसका आउटलुक कि स्टेट को यह प्रयास करना ही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। तो इस जो वर्ड शैल जो यूज है अनुच्छेद 44 में,
उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में और जब हम संविधान को जब पढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से संविधान कोई एक स्टैग्नेंट चीज नहीं है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है। वो एक डायनेमिक है, वो एवर इवॉल्विंग है, वो चरैवेती उसका उद्विकास हो रहा है। समाज के उस कालखंड में लोगों की धार्मिक मान्यताएं बहुत जकड़ी हुई थी। लोग तुरंत किसी प्रकार के चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए स्वीकार्यता उतनी समाज में नहीं थी। तो उस समय क्या था, क्यों उन लोगों ने उसे नहीं लाया, और क्यों जब हम संविधान सभा की चर्चाओं को जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो अनुच्छेद 44 है, 44 है, वो जब ड्राफ्ट संविधान प्रस्तुत किया गया, प्रारूप प्रस्तुत किया गया, तो उस प्रारूप में संविधान के अनुच्छेद 35 के रूप में ये प्रस्तुत किया गया था। और अनुच्छेद 35 जब ये प्रस्तुत किया गया था तब संविधान सभा ने इसको मूलभूत अधिकारों के भाग में रखा था। मतलब उस समय संविधान निर्माताओं का भी यह अभिमत था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। जो भी उस समय की परिस्थितियां होंगी उसके बाद उसे नहीं स्वीकार हुआ और उसे रख दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे कि जब युक्ति युक्त समय कालखंड आएगा तब इसे जरूर राज्य इसके ओर विचार करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरला मुद्गल के केस में कहा है कि राज्यों को इसे लागू करना चाहिए। और अनेक बार हमने देखा है कि सबज समाज में जो विभक्तियां हैं वो कैसे खत्म हो। सबकी आकांक्षा ये है, चाहे कोई किसी भी जाति वर्ग विशेष का हो, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला हो, सबकी आवश्यकता और इच्छा यही है कि मानव एक दूसरे मानव से ह्यूमैनिटेरियन मानवता बढ़े। ये मानवता को बढ़ाने का ही तो विषय है। तो राज्य का तो ये दायित्व है और उसी दायित्व को एक प्रण के रूप में स्वीकार करना, ये शैल वर्ड मतलब बंधनकारी है राज्य के ऊपर एक पॉलिसी के रूप में। कोर्ट स्वाभाविक रूप से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कोर्ट लागू नहीं करा सकता, राज्य का दायित्व है। आज राज्य अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए उस अवसर को आन पड़ा है, ऐसा मानता है, तो इसके लागू होने पे मुझे नहीं लगता कि कोई संकोच किसी को होना चाहिए या इसका कोई विरोध होना चाहिए। ये जैसा कि प्रकृति है, जो नेचर है हमारा, वो कभी भी किसी पे डिफरेंस, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। जो प्रकृति है, जैसे नदियां हैं, वो नदियां सभी को समान रूप से पानी पिलाती हैं। वो मानव समाज हो, वो वनों में रहने वाले जीव जंतु हो, सभी का समान रूप से पोषण करती है। जो सूर्य की किरण है वो समान रूप से सभी को प्रकाश देती है, वो कभी भी किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है। जो प्रकृति है वो कभी किसी चीज में भेदभाव नहीं करती है, एक समान रूप से सभी को ट्रीटमेंट करती है। तो जैसा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि वी ऑल ब्रीथ द सेम एयर एंड वी ऑल आर मॉर्टल्स। तो हम सभी समान वायु ले रहे हैं, हम सभी समान पानी ले रहे हैं, हम सभी प्रकृति से समान रूप से हर चीज ले रहे हैं, सूर्य से सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं। तो यहां तक तो कोई बात नहीं, भेदभाव नहीं है मानवों के बीच। लेकिन जहां मानव अपने लिए जब नियम बनाता है तो सभी के लिए अलग अलग नियम क्यों होने चाहिए? एक समान रूप से चलें जिससे कि सभी का भला हो, महिलाओं का भला हो, बच्चों का भला हो, यहाँ रहने वाले जितने भी धर्म के लोग हैं उनका भला हो, सभी जातियों जनजातियों का भला हो। ये जो भेदभाव है जातियों में जो हम बटे हुए हैं, ये जो जंजीरें हैं, ये कब टूटेंगी, कैसे टूटेंगी? मुझे लगता है कि जिस संविधान को और जिस संविधान सभा ने केवल एक विधि के दस्तावेज की भांति स्वीकार नहीं किया था। हम आप पर जब संविधान पढ़ते हैं तो संविधान की जो प्रारूप है, जो प्रस्तावना है, उसमें हम पढ़ते हैं कि हमने इसे अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया है। तो जिसे हमने आत्मा में बसाया है वो आत्मा में बसने वाला दस्तावेज ही मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखता है। समाज में जो समाज के जो नीति निर्देशक या सत्ता शीर्ष लोग होते हैं या जो विभिन्न अंग होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, इंस्टीट्यूशंस जिसको हम कहते हैं या संस्थाएं होती हैं, उनका यह दायित्व है
कि कैसे समाज में विभिन्नताएं तो रहें, वो विभिन्नताओं का जो आकर्षण है वो रहे, पर मत भिन्नता मत हो। मन की जो भिन्नता है वो इस स्तर पे ना हो कि वो विरोध में बढ़ जाए। तो ऐसे सारे जो रिचुअल्स हो, जो धर्म हो, धर्म स्वाभाविक रूप से एक मानव का उसके ईश्वर के प्रति आस्था का व्यक्तिगत चुनाव, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज को धार्मिक मूल्यों से चलाएंगे तो एक समाज का एक धर्म दूसरे धर्म के क्षेत्राधिकार में अधिकारित करने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर अपनी मूल्यों को थोपने का प्रयास करेगा, और स्वाभाविक रूप से किसी के तो पक्ष में होगा, किसी के विपक्ष में होगा, किसी को कुछ फायदा होगा, किसी का हास होगा। समाज कभी भी ऐसे विकसित नहीं होगा। समाज तभी विकसित होगा जब आप धर्म को अपने व्यक्तिगत चुनाव को अपने घर पे रखें और समाज को समाज के रूप में बढ़ने दें। तो सामाजिक रूप से जो हमारा धर्म होना चाहिए वो हमारा संविधान हमारा धर्म जी, भारतीयता हमारा धर्म होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात कही रोहित जी आपने कि जहां तक व्यक्तिगत परंपराओं और मूल्यों का प्रश्न है वो हम अपने रीति रिवाजों का पालन कर सकेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद, लेकिन जहां तक कि नियम और कानून है वो सभी के लिए बराबर होने चाहिए। जैसे नंबर ऑफ मैरिजेस हैं वो सभी के लिए बराबर हो जाएंगी, मेंटेनेंस है, जो संपत्ति पे अधिकार है, महिलाओं का जो अधिकार है, वो सभी कानून सभी पे, सभी बिना किसी धर्म के भेदभाव के, बिना किसी एज के भेदभाव के, बिना किसी लिंग के भेदभाव के, ये सभी समान रूप से लागू होंगे, जिससे कि हमारा देश, एक भारत जो राष्ट्र है हमारा, वो आगे बढ़ेगा। और मुझे तो लगता है कि अगर समान कानून होंगे, क्योंकि पर्सनल कानून होने से अलग अलग धर्मों पे न्यायालयों में भी अलग अलग कानून लागू करने पड़ते हैं, उसका अध्ययन करना पड़ता है, उस धर्म के आधार पे वो सिविल कानून लागू करने पड़ते हैं, पर्सनल लॉज। तो उस पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें भी समय लगता है। अगर एक ही कानून आ जाएगा तो निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें भी गति आएगी और निर्णय भी बहुत तेजी से हो पाएंगे। इस विषय पे आप क्या सोचते हैं? अब आपने बहुत ही सही बात कही कि आज हम अधिवक्ता के रूप में अगर हम सोचते हैं और जन सामान के रूप से सोचें, जो अपनी तकलीफों को, पीड़ाओं को लेकर के जब न्यायालय आता है, क्योंकि न्यायालय के पास पहले से बहुत सारे कार्य और की भरमार है, वहां पर एक प्रकार का कानून होगा, एक प्रकार की उसके पालन की सिद्धांत होंगे। तो जो जज उन सिद्धांतों के आधार पे अपने निर्णय पे पहुंचेगा, उसे विभिन्न लोगों के समव्यवहारों में विभिन्न सिद्धांतों को लागू करने की जगह एक प्रकार के, एक परिधि, एक सिद्धांत को लागू करने से उसी प्रकार के विवादों में पूर्व न्याय के सिद्धांत उनको काम आ जाएंगे। जो प्रेसिडेंट्स एक केस में है वो दूसरे केसेस में काम आ जाएंगे, और कोर्ट को काम करने का स्पीड बढ़ेगा। कोर्ट के ऊपर जो बर्डन्स हैं वो अलग अलग मतार को मानने वाले मतार बिंदों के आधारों से कम होंगे। यूनानिमिटी आएगी, और उस यूनानिमिटी के कारण न केवल कोर्ट के ऊपर बल्कि हमारे जो सरकारी विभाग हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के, आज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सबसे बड़ा जो संव्यवहार हम करते हैं वो जमीन का करते हैं। पर जब जमीन की जब हम डिस्प्यूट होती है और इनहेरिटेंस होता है, तो हम अपने धर्म को ले आते हैं और उसका इनहेरिटेंस की बात करते हैं। बट वही देखते हैं जब हम शेयर किसी कंपनी का खरीद लें और उसके इनहेरिटेंस की बात आती है, तो शेयर के ट्रांसफर की बात आती है, तो हम कंपनी लॉ को लागू करते हैं। हम कंपनी एक्ट के और अलग जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस एक्ट में जो भी प्रावधान है उनको लागू करने में हमको कोई संकोच नहीं होता। क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था ले आए जहां पर ये सारे कानून प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर सेम रहे। वही उद्देश्य यूसीसी का है। तो इसके आने से स्वाभाविक रूप से पूरे समाज में यूनिफॉर्मिटी आएगी और उसका सबको लाभ। और हमारे देश में बहुत सारी जनजातियां हैं जो कि वनों में या जंगलों में के आसपास रहते हैं। ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हैं, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो 7 प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट के, असम, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ के भी जो आदिवासी, और पूरे देश में ये हर राज्य में कहीं ना कहीं है, और बहुत बड़ी एक भारत की मेजोरिटी फॉर्म करते हैं। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 371 उसमें भी जो अलग अलग क्लॉजेज हैं, उसमें भी नागालैंड को लेके, मिजोरम, मणिपुर को लेके
ऐसे कानून बने हुए हैं कि वहां की जब तक वहां की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जब तक उस कानूनों को अप्रूव नहीं करेगी तब तक उनके जो जनजाति विषयों को जो कानून प्रभावित करते हैं वो सब कानून उन राज्यों में या उन ट्राइब्स पे लागू नहीं होंगे, उन जनजातियों पे। तो जहां तक जनजातियों का विषय है तो आपको क्या लगता है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या उनके जो प्रैक्टिस है, कस्टम, फेथ है, उनको कहां तक प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? देखिए संघर्ष जी, जहाँ तक जनजाति समुदाय का बात है, जो एक बहुत बड़ी बहुसंख्यक आबादी है भारत की, और प्रत्येक जनजाति की जो मान्यताएं हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, वो दूसरी जनजाति से एकदम विभक्त हैं। मूलतः जो जनजाति समाज है वो उस आधार बिंब की भांति है इस भारतीय समाज के, जो धीरे धीरे बहुत आदिकाल से जो छोटे छोटे विषयों को पकड़ करके उसी जनजाति ने इस जनजातीय को सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तित किया है। तो वहीं से कस्टम उत्पन्न होते हैं, वहीं से वो रीति, लोकोक्ति और धीरे धीरे वो एक सामाजिक ताने बाने का परिधि को गूंथते हैं। वो अपने आप में नायाब हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार का यूसीसी उत्तराखंड में आया है और जिस प्रकार की यूसीसी आने का जो हम एक आकांक्षा है हम सबकी, किसी भी जनजाति समुदाय पे, किसी भी कस्टम पे कहीं भी ना कोई रोक टोक लगेगी, ना ही उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन या निर्बंधन होगा। उल्टा मुझे ये लगता है कि यूसीसी आने के कारण वे जनजाति समाज और ज्यादा सशक्त होंगे कि बाकी सब व्यवहारों में तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, बट उनका जो रिचुअलिस्टिक कस्टम है उसको वो अपने पूर्ण स्वतंत्रता से एंजॉय करेंगे और सैकड़ों वर्षों में, हजारों वर्षों में आने वाले जो भविष्य है पूरे पृथ्वी का, उस पे यही जनजाति समुदाय ऐसे ऐसे नए कस्टम, ऐसे ऐसे जैसे प्रकृति की जो समझ होती है वो जनजाति समुदाय को बाकी समुदाय से ज्यादा अच्छी होती है। तो उनकी जो इतनी लाखों वर्षों की जो गहन ज्ञान है उसको प्रोटेक्ट करना, हमारा संविधान भी उसको शेड्यूल करके पहले ही उनको वो स्वतंत्रता प्रदान करता है। आपने 371 अनुच्छेद का उल्लेख किया, वो विशेष रूप से जो नॉर्थ ईस्ट है और बाकी राज्यों में जहाँ पे जनजाति बहुसंख्यक है उनकी बात करता है। अनुसूची 5 की बात है। मुझे ये आकांक्षा है कि ये जो नया यूसीसी आएगा, ड्राफ्ट अगर आता है, तो वो भी इसी लाइन में रहेगा कि जनजाति समुदाय और उनकी जो मान्यताएं और रीतियां हैं उसको पूर्ण रूप से संरक्षित करें। और एक हमारे संविधान में एक शब्द जो सेक्युलर एक है, तो जहां तक एक सेक्युलर आउटलुक हम अपनाते हैं तो सेक्युलर का मतलब है कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं। तो मुझे तो ये भी लगता है कि ये तो हमारे जो सेक्युलर जो आउटलुक है उसके भी कंफर्मिटी में रहेगा, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष एक तरह का कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि बिना किसी भेदभाव के एक धर्मनिरपेक्ष रूप से सब पे लागू होगा, समान रूप से लागू होगा। तो ये तो संविधान के भी जो सेक्युलर जो आउटलुक है उसके भी दायरे में रह के लगता है उसको आगे बढ़ाएगा। देखिए संघर्ष जी, जहाँ तक विषय है कि सेक्युलर जो शब्द है संविधान में इसे संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान में और संवैधानिक सभा में इस बारे में चर्चा हुई कि क्या हमारा संविधान सेक्युलर है। तो जो भारतीयता है, भारतीयता स्वाभाविक रूप से पंथ निरपेक्षता की जन्मभूमि। पूरे विश्व में कोई एक धर्म होता है और उसके अनुपालन करने के लिए राज सत्ता उसे बंधनकारी बना देती है और वहां की राज व्यवस्थाएं उस धर्म को पालन करती है। भारत अनादिकाल से एक ऐसी व्यवस्था है जहां आप अगर किसी मूर्त स्वरूप पे विश्वास रखते हैं तो आप मूर्ति पूजक हैं। आप उसके अस्तित्व को ही से परे अद्वैत पर विश्वास करते हैं तो आप उसके भी पूजक हैं। आप किसी पंथ पर विश्वास करते हैं तो आप उसके पूजक हैं। जो धर्म भारत आए उनको केवल हमने प्रश्रय या यहाँ पे स्थान नहीं दिया, उन्हें हमने आत्मसात कर दिया। और उन धर्मों में भी यहाँ के धर्मों की छाप पड़ी। भारत का जो इस्लाम है वो दुनिया के बाकी इस्लाम से अलग है ऐसा माना जाता है।
भारत में क्रिश्चियनिटी आई है वो भी यहाँ पे आत्मसात हो गई। भारत का जो मूल जो चरित्र है, जिसे हम हिंदू वर्ष कहते हैं या जिसको हम भारतीयता कहते हैं या सनातन कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी विचारधारा है जो मूलतः सेक्युलर है। तो मैं आपको एक पूछे ले जाऊं कुछ समय कुछ दशकों पूर्व, तो एक ऐसा कालखंड था जब इसी संविधान सभा ने एक अपनी उप समिति बनाई, जो बी एन राव जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, और बी एन राव साहब की अध्यक्षता में एक सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट बनाया गया। उस कमिटी के ऊपर दायित्व दिया गया कि यूसीसी और बाकी चीजों पे चर्चा हो रही थी। तो सबसे पहले जिस समाज पर इम्प्लाइडली जिसको रिफॉर्म किया गया वो तो हिंदू समाज था, जो बहुसंख्यक था। उनसे कभी भी इस तरीके का उनके द्वारा, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, बहुत सारे जो उनकी कस्टम और रिचुअल्स थे, उसको उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए उनके लिए यूनिफॉर्मिटी लाई गई। आज इस पूरे समाज के लिए इसकी आवश्यकता है। आज हमने देखा है कि कैसे ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है, उसका हित लाभ मिला है, बहुत बड़े जनमानस को, बहुत बड़ी महिला आबादी को उसका फायदा मिला है। इसी प्रकार से पॉलीगैमी थी, पॉलीगैमी को जो हिंदू समाज में उस समय रिफॉर्म करके एक विवाह में लाया गया, उसका हित आज हमारे घर के सारी महिलाओं को मिला है। इसी प्रकार से जो बाल विवाह होते थे उसे रोका गया है। तो धर्म को अल्टीमेटली, धर्म का उद्देश्य क्या है, उसको उसके उस चरित्र में नहीं देखा जा सकता जिस चरित्र में, जिस कालखंड में वो बना था। समाज धीरे धीरे इवॉल्व होता है, समाज के आवश्यकताएं इवॉल्व होती हैं और धर्म को भी उसके अनुरूप इवॉल्व होना पड़ेगा। और अगर कोई धर्म इस तरीके से इवॉल्व नहीं होता है तो उसके इवॉल्व करने के लिए सरकारें कोई बंधनकारी या बाध्य नहीं कर रही है। उनका सिर्फ एक ही है कि सामाजिक समव्यवहार में आप उससे धर्म को विरक्त रखें। यही यूसीसी। एक में बड़े एक उस पे और बड़े रूप में अगर देखा जाए इन सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को, अगर पूरे भारत राष्ट्र के रूप में देखा जाए कि एक हमारा एक देश है इंडिया, दैट इज भारत, क्योंकि संविधान में ऐसा वर्ड यूज है। तो ये जो भारत देश है, इसके हित के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसके इंटीग्रिटी, इसके इंटीग्रेशन के लिए यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो कि बिना किसी भेदभाव के लागू होगा, तो इन सब चीजों को भारत को एक राष्ट्र के रूप में भी मजबूत करेगा। बिल्कुल, राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र तभी राष्ट्र है जब राष्ट्रीयता की भावना हो, और प्रत्येक जो भारत के जो नागरिक हो और जो भारत में निवासरत हो, उनमें धर्म सेकेंडरी हो, राष्ट्रीयता सर्वोपरि हो, समाज का परोपकार सर्वोपरि हो। और कभी भी जैसे हम परिवार में रहते हैं, तो परिवार में मैं अपनी एक राय और आप अपनी एक राय रखे रहेंगे तो परिवार में नहीं जमेगा। हम दोनों को सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। ये सामंजस्य बैठाने का ही कानून यूसीसी। जो हमारा संविधान है, हमने अभी इतने सारे कानूनों की बात की, हिंदू मैरिज एक्ट की बात की, हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात की, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है और इंडियन सक्सेशन एक्ट है। इन सभी कानूनों पे चर्चा की। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि राष्ट्र के रूप में एक भाव तभी आएगा जब आप एक ही कानून से आप पे लागू होगा, तभी एक भाव आएगा। और जब हम सब मिलके एक ही दिशा में चलेंगे, तब एक लंबी दूरी तय कर पाएंगे राष्ट्र के रूप में। और एक भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में तो उभर ही रहा है, और इसका जो विश्व गुरु बनने का जो सपना है, वो भी तभी पूरा हो सकेगा जब हम एक ही भाव से रूप में, एक ही कानून के रूप में गवर्न होंगे और एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये भाव उत्पन्न करने का ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो एक भाव उत्पन्न करने का, एक राष्ट्र के रूप में एक ही आइडेंटिटी की हमारी इस्टेब्लिश करने का भी एक कार्य करेगा। जी बिल्कुल। चलिए रोहित जी, आपसे इस विषय पे चर्चा करके बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आज बहुत सारी जानकारी मिली होगी, बहुत सारी समझ आई होगी। और जो
मन में जो उनके प्रश्न रहे होंगे, उन बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उनके मन में मिला होगा और कुछ समय बाद हम इस पे दोबारा भी चर्चा करेंगे। आप सभी को धन्यवाद रोहित जी, आप और हमारे सभी दर्शकों को धन्यवाद।